हेलो एवरीवन। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेस हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो अपना नेक्स्ट हेडिंग आया है वो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आया है। ठीक है, अब इस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को हम चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें पहले वाटर का स्ट्रक्चर आना चाहिए आइस के फॉर्म में। जब आइस में वाटर रहता है तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है ये आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये ऐसा अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये वाटर है, H2O है बेटा। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ से अटैच हो जाएगा एक कैसा, ऐसा H2O अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हो, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, देखना किस तरीके से अटैच होगा। यहाँ पे ये ऐसा रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन है। फिर ये भी अपना एक ब्रैकेट के अंदर ऐसा आ जाएगा, चार है ना, ये हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ इस तरीके से आप बना दीजिए तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा जो कि इस ऑक्सीजन से ऐसे अटैच होगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, यहाँ पे डॉट 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 ऐसा चला जाएगा। ये हाइड्रोजन ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो इधर करके आप, यहाँ से इसी तरीके से सिमिलरली मूव करेगा तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं ऐसा। ये H, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो इस तरीके से बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से सराउंडेड होते हैं, किस तरीके से घिरे हुए होते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है। और जो कहते हो ना कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो यही है बेटा। ये देखो केज बन गया ना यहाँ पे, दिस इज केज। ये खाली जगह जो दिख रहा है आपको चारों तरफ से पैक हो गया ना वाटर मॉलिक्यूल से, तो दिस एरिया इज व्हाट, ओपन केज स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, दिस इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप को स्ट्रक्चर दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम इसके रीजन को समझ सकते हैं। यहां पे बोला जाता है बेटा कि एक तो पहले ये समझ लीजिए कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर में आपने गौर किया होगा कि ये वाटर टैंक में है और आपने क्या किया कि आइस का एक क्यूब यहां रखा तो ये फ्लोट करने लग जाता है। क्यों फ्लोट करता है बेटा? आइस और वाटर दोनों का तो कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही है, कंपोजिशन तो सेम है भैया, तो फ्लोट क्यों करने लगता है? तो देखिए, जब ये वाटर आइस के फॉर्म में जाता है तो इस तरीके से ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है। जब ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है तो ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भर पाता है, कोई मैटर यहाँ पे नहीं रह पाता। तो कोई मैटर नहीं रह पाता तो ये हल्का हो जाता है, यानी कि खोखला हो जाता है। देखो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे और बीच में खाली है, तो क्या है, खोखला हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो खोखला स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि पूरी तरीके से बीच में जो है वो खाली पड़ा रहता है, एकदम ब्लैंक रहता है। तो इसीलिए ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। तो जिसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मतलब मास क्या हो जाएगा, कम, हल्का हो जाएगा ना भैया। ये बीच में स्पेस खाली पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है, तो ये खाली पड़ा हुआ है तो हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो ऊपर में क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। तो ये रीजन हम कहते हैं कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका रीजन यही देते हैं। अब यहां पे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम कैसे होती है। आइए हम इसी स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा मुझे यहां पे इस समझने में कि डेंसिटी आखिर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे मैक्सिमम क्यों होता है, ये समझाएगा मुझे। चलिए देखते हैं। आपने क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो टेम्परेचर स्टेप 1 में, स्टेप 1 हम यहां पे लिख रहे हैं, स्टेप 1 कि टेम्परेचर आपने 1 इंक्रीज करना स्टार्ट करा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, कहां से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाला बॉन्ड जो है ना, जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा बेटा।
जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बॉन्ड जो है वो टूटने लगेगा। जब टूटने लगेगा तो बाहर से जो मैटर है वो मैटर अंदर आने लगेगा, जो मैटर है यानी कि जो पार्टिकल्स है वो अंदर आने लगेंगे, यानी कि और क्या होगा जब ये टूटेगा तो सोचो कि हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये सभी एक दूसरे से क्या आने लगेंगे, क्लोज आने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके क्लोज आने लगेंगे। भैया बॉन्ड टूटेगा तो एक दूसरे से क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। अगर क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, अगर ये क्लोज आते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा भैया। तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, टूट रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, तो स्टार्ट ब्रेकिंग हम कहेंगे यहाँ पे, स्टार्ट ब्रेकिंग, ये टूटना स्टार्ट हुआ है अभी। तो टूटने लगता है तो क्या होता है कि सामने सामने ये सभी आने लगेंगे, ये पास आ जाएगा, ये पास आ जाएगा, टूटने के बाद तो ये सामने सामने आ जाएगा, सामने आएगा तो जो वैकेंट स्पेस हुआ करता था पहले, अब वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बेटा सोचो तो इसका उल्टा होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा उस समय। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से 0 से 4 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक करने के कारण डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यही रीजन है, वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता है तो ये सभी कोई एक दूसरे से क्लोज आते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये डेंसिटी बढ़ गया। ये पहला सिचुएशन था, ठीक है। अब अगर हम एट 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस में, ये तो 0 से 4 तक जा रहे थे, अब एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि 100% बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। ये वाले जो 100% ये बॉन्ड जो है ना, ये पूरी तरीके से ये बॉन्ड तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या करेगा, पूरा क्लोज आ जाएगा। अब ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, सारे के सारे वाटर एक दूसरे से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। अगर चिपक जाएंगे मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया तो भैया चिपक जाएगा पूरा, यानी कि अब वाटर जो है वो चिपक गए हैं, समझ लीजिए सामने सामने आ गया वाटर, ठीक है, चिपक गया। अब बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड टूटने के बाद तो भैया आप सामने सामने आ ही जाएगा, वो चिपक गया एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि डेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड टूट चुके हैं, वॉल्यूम एकदम मिनिमम हो गया है। वॉल्यूम उस टाइम क्या हो गया बेटा, मिनिमम हो गया है। तो वॉल्यूम अगर मिनिमम हो गया है तो डेंसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाएगा क्या, बोलो, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, थर्ड सिचुएशन क्या है, ये तो स्टेप नंबर 2 था, दूसरा स्टेप था। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि अगर आप 4 डिग्री से ज्यादा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो अब क्या होगा, अब बॉयल करना स्टार्ट करेगा। मतलब अब बॉयल नहीं, अभी इतना जल्दी बॉयल नहीं करेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हीटिंग करोगे ना तो जो वाटर यहाँ पास आ गए थे, सब क्लोज हो गए थे ना, अब वाटर बोलेगा भागो भागो, टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर भागना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये दूर दूर जाने लगेंगे, और दूर दूर जाने लगेंगे तो वॉल्यूम अब क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर अब दूर दूर जाने लगता है, यानी कि गो फार कौन, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा देते हो तो दूर जाते हैं, मतलब क्या, ये वॉल्यूम अब बढ़ने लगेगा। ये वाटर, एक वाटर से दूसरे वाटर के बीच में जो वॉल्यूम रहेगा, वो जगह रहेगा, वो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम। तो फिर से डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं जस्ट कि स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ पे ये बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, तो एक दूसरे से क्लोज आने लगेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ये वाले वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक दूसरे से क्लोज आना स्टार्ट होंगे तो उनकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ये जो जगह था खाली जगह, ये वॉल्यूम अब कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ डेंसिटी बढ़ गई थी। नेक्स्ट उसी तरीके से स्टेप नंबर 2 में 4 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएंगे और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वहां पे वॉल्यूम एकदम 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वॉल्यूम कहेंगे उसको। तो मिनिमम वॉल्यूम हो जाएगा तो डेंसिटी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस में इसीलिए डेंसिटी मैक्सिमम होता है बेटा। अब यहाँ पे हम 4 डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से दूर दूर भागने लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा उसमें कि वो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो बस यही लॉजिक है। तो एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अपना है फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर तो मैं ये तो बहुत बार बता चुका हूं, तो 3-4 बार तो अभी तो रिकॉल कर लिया मैंने। तो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है।
सॉलिड के समय आइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिक्विड के समय वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और गैस के समय वाटर वेपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें और कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, वाटर वेपर का एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है भैया। ये 3 ही स्टेट होते हैं और ये 3 ही स्टेट में मर जाते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वाटर ये टोटल 3 है बेटा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, ये वाटर साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर क्या क्या होता है आइए समझते हैं, 1 बाई 1 एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि साइकिल है, तो साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट करिए। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूं रिवर में। यहाँ पे वाटर है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, वाटर है, ये रिवर है, तो रिवर में वाटर है। अब क्या हो रहा है, रिवर में वाटर है तो रिवर से ही नीचे जो ग्राउंड में वाटर है, इसी ग्राउंड से ये लोग प्लांट अपटेक करते हैं, प्लांट लोग एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, जिसको प्लांट अपटेक कह रहे हैं। ये प्लांट में चला गया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके रूट में एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, ठीक है। यही वाले जो नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं या फिर और कहीं भी है, तो जमीन से वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाटर है जो आपको नदी में दिख रहा है, ये वाटर डायरेक्टली इवेपोराइज हो रहा है। देखो डायरेक्टली वाटर के जो पानी जो हैं रिवर वाले, वो डायरेक्टली इवेपोराइज कर रहे हैं, है ना। और कैसे कैसे इवेपोरेशन हो रहा है देखिए। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जब ये वाटर को, जमीन के अंदर से वाटर को जब ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके भी मतलब ऊपर से ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर से पेड़ से ही अब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, है ना। तो यहां पे ये चीज होने लगता है, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये चीज क्या होता है कि अब ट्री से, पेड़ पौधे से भी इवेपोराइज होना स्टार्ट होता है, ये इवेपोराइज हो रहा है। यानी कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो भी धरती में पानी है वो सारे के सारे गर्मी के कारण, हीट के कारण, जो सनलाइट होता है, उस सनलाइट के कारण, जो सनलाइट यहाँ पे आप देख रहे हो, इस सनलाइट के कारण यहाँ पे पड़ता है सनलाइट, इस तरीके से पेड़ पौधों में भी सनलाइट पड़ता है और ये इवेपोरेट होकर के इस तरीके से ऊपर की ओर उड़ता है। तो ऊपर की ओर उड़ गया। अब क्या होगा कि ये ऊपर उड़ने के बाद जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो प्रेशर कम है वहां पे, तो प्रेशर कम है तो वहां पे ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा लगेगा आपको, ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ठंडा लगेगा। तो ये पानी जो ऊपर गया, ऊपर की ओर गया हल्का बन करके, तो ये वापर ऊपर में जाकर के कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है मतलब कंडेंस होने के बाद क्या होता है देखते हो आप वहां पे देखना, कहाँ पे बता देता हूँ, आप फ्रिज खोलना, आप फ्रिज में देखना कि कंडेंस हो जाता है, तो जो फ्रीजर रहता है, फ्रीजर के नीचे टुप 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 बरसता रहता है। क्योंकि वहां पे कंडेंस होने के बाद वो हैवी हो जाता है, और हैवी हो जाने के बाद वो वहां पे रुक नहीं पाता, तो रुकता नहीं है, क्योंकि जब तक गैस है भैया, वाटर वेपर जब तक है तब तक तो यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही धीरे धीरे हैवी होने लगेगा, तो ये बादल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना। कंडेंस होना मतलब क्या, बादल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये बादल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या करेगा, अब देखो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब ये पूरी तरीके से ये हैवी हो जाता है, और हैवी होने के बाद ये बारिश करना स्टार्ट कर देता है, ये बारिश स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉप वाइज नीचे गिर रहा है, तो बारिश हो रहा है। अब यहाँ पे बारिश होने के बाद क्या देखेंगे कि इनफिल्ट्रेशन, अब पहाड़ियों में गिरता है, बहुत जगह गिरता है ये, है ना। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके फिर से पहाड़ वगैरह में गिरने के बाद ये पहाड़ एब्जॉर्ब करता है, और फिर इनफिल्ट्रेशन इसको कहते हैं कि यहाँ से पहाड़ियों से जो नदियों में पानी आ जाता है, ऐसे करके इसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होकर के ये नदियों तक पहुंचता है, जिसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्नो का मेल्ट करना, स्नो भी मेल्ट करता है, यानी कि बर्फ वगैरह मेल्ट करके पहाड़ियों से ये नदी में आता है पानी, तो पानी इस तरीके से आता है। तो ओवरऑल फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे पानी बना, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर यहाँ इवेपोरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस चलता जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेशन इसको कहते हैं, ये जो पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये वाला पार्ट प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल वाटर साइकिल कहलाता है। यानी कि ये साइकिल क्यों रखा गया, क्योंकि ये देखो ना, एक साइकिल की तरह रिवाइज करता रहता है, चीजों को रिपीट करता रहता है।
यहाँ से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लो, मान लो ये साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट किए, ये घूमे 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 ऐसा करके फिर आते चले जाएंगे। इसी तरीके से बार बार ये साइकिल क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहता है। सो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।